एक अंधेरी गुफा में जागा। पहले तो कंफ्यूज था, लेकिन जल्दी ही याद आ गया कि मैं कहाँ था। बदबू बहुत खराब थी। मैं यहाँ 2-3 दिन से था। पुराने जमाने के लोगों के एक ग्रुप के साथ रह रहा था। मैं असल में 25 साल का था, लेकिन किसी तरह मैं इस पुरानी दुनिया में एक 15 साल के लड़के के शरीर में आ गया। मेरे पास इन लोगों के साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। कम से कम खाना और रहने की जगह तो थी। उस रात मैं थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर निकला। मैंने देखा कि एक लड़की पास में अंधेरे में दुबकी हुई थी। जब वह पास आई तो मैंने उसे पहचान लिया। सब उसे लिली कहते थे, क्योंकि वह हमेशा अपने बालों में एक फूल लगाती थी। मैंने उसे देखकर थोड़ा मजाक किया और वह शर्माकर मुस्कुराए। हमने थोड़ी बात की। मैंने उससे मेरा नाम पूछा और उसने मुझे बताया कि लोग मुझे अगली रॉक कहते हैं। उससे पहले बस रॉक कबीले की एक चुड़ैल ने सबको उनके नाम दिए थे। मैंने खुद से कहा कि मुझे यहाँ इज्जत हासिल करनी है। कबीले को औरतें लीड करती थीं। एक जवान चुड़ैल, शायद 25 साल की, सब कुछ चलाती थी। जब मैं छोटा लड़का था तो मुझे हर बड़ी उम्र की औरत की बात सुननी पड़ती थी। इसे बदलने का एक ही तरीका था कि मैं किसी और से ज्यादा खाना लाऊं। उस रात लिली मेरी घास की चटाई पर मेरे बगल में लेट गई और मुझे पकड़कर सो गई। मेरा दिल कुछ देर तक तेजी से धड़कता रहा, फिर आखिरकार मैं शांत हुआ। सुबह मैं खाना ढूंढने के लिए लिली के पीछे नदी तक गया। वह रेत, खोल और सब कुछ से सीधे कच्चे केकड़े खाती थी। मैंने उसे चेतावनी दी कि कच्चा खाना खाने से पेट दर्द और कीड़े होते हैं। वह हंसी, लेकिन उसे मेरी बात पर आधा यकीन था। मैं अपने भाले के साथ उथले पानी में गया। यह मछली पकड़ने के लिए एकदम सही नहीं था, लेकिन मैंने अपनी पुरानी जिंदगी में ऐसा पहले भी किया था। जब तक हमारा काम खत्म हुआ, मैंने एक छड़ी पर लगभग 20 ठीक ठाक साइज की मछलियां चुबो दी थीं। लिली ने अपने नंगे हाथों से लगभग कुछ भी नहीं पकड़ा था। उसने मेरी पकड़ी हुई मछलियों को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और कहा कि मैं कमाल का हूं। मैंने उससे कहा कि वह मुझे अगली रॉक कहना बंद करे। अब मेरा नाम विलियम था। उसे यह अजीब लगा और उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है। मैंने कहा कि इसका कोई खास मतलब नहीं है, ये बस मेरा नाम था। उसने सोचा कि मुझे इसे बदलने के लिए चुड़ैल से इजाजत मांगनी चाहिए, लेकिन शायद आज की बड़ी मछली पकड़ने से इसमें मदद मिलेगी। हमने नदी पर सफाई की और मैंने आने के बाद पहली बार अपने बाल भी धोए। फिर हम मछलियों को वापस कबीले की ओर ले गए। वापस आते समय हम खेतों और पेड़ों पर खाना इकट्ठा कर रही महिलाओं और बच्चों के पास से गुजरे। जब लिली और मैं उन सारी मछलियों को लेकर वहां से गुजरे, सब हमें जलन भरी नजरों से देख रहे थे। कबीले का एक नियम था, जो सबसे ज्यादा खाना लाता है उसे खाने के समय सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। मजेदार बात यह थी कि सबको लगा कि लिली ने खुद मछली पकड़ी है। मैं तो बस उसके पीछे पीछे घूमने वाला छोटा बच्चा था। किसी ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। गुफा में वापस चुड़ैल, मैं उसे एग्नेस कहूंगा, ने मछली देखी और कान से कान तक मुस्कुराए। उसने लिली की जोर से तारीफ की, उसे कबीले की शान कहा। लेकिन लिली बोली और कहा कि मैंने ही उन्हें पकड़ा था। मैं आगे बढ़ा और एग्नेस को साफ साफ बता दिया, मेरा नाम अब विलियम है, अगली रॉक नहीं, और कबीले में अब कोई मुझे यह नहीं कहेगा। एग्नेस ऐसी लग रही थी जैसे बहस करना चाहती हो, लेकिन उसने मछली की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि हाँ। सुबह के आसपास शिकार करने वाला ग्रुप लड़खड़ाता हुआ वापस आया। कोई जानवर नहीं, 2 आदमी घायल थे। वे दूसरे कबीले के साथ मिलकर एक जंगली सुआ का पीछा कर रहे थे। लेकिन जब हमारे आदमी, मैं लीड शिकारियों को बुलाऊंगा, ब्रूनो और फोंग ने आखिरकार उसे मार डाला। अजनबियों ने हमला किया और मीट चुरा लिया। हमारे लोग लड़ाई बुरी तरह हार गए। सब लोग गुफा के चारों ओर चुपचाप सिर झुकाए और दुखी होकर भुनी हुई मछली खा रहे थे। मैं फोंग के पास गया और उससे दूसरे कबीले के बारे में पूछा। कितने लोग थे, उन्हें क्या कहते थे, वे कहाँ रहते थे? उसके जवाब बेकार थे, बस बहुत सारे, पता नहीं, और पहाड़ के ऊपर। पूछना छोड़ दिया। फिर गुफा के बाहर चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। अंदर सब डर के मारे जम गए। एग्नेस धीरे धीरे बाहर निकली और मैं ब्रूनो, फोंग और कुछ और लोगों के साथ उसके पीछे पीछे गया। बाहर दुश्मन कबीले के 40 से ज्यादा आदमी खड़े थे। वे किसी को अपने साथ घसीट कर लाए थे और लाश जमीन पर रख दी थी। उनका लीडर, एक बड़ा गुस्सैल आदमी जिसे मैं क्रैग कहूंगा, उसने एग्नेस की तरफ इशारा किया और हमारे कबीले पर उसके एक आदमी को मारने का इल्जाम लगाया। उसने हर जाना मांगा। एग्नेस ने बातों से जवाब देने की कोशिश की, उसे याद दिलाया कि उसके लोगों ने पहले ही हमारे शिकारियों को पीटा है और हमारा खाना चुरा लिया है। क्रैग ने उसकी हर बात अनसुनी कर दी और मांगता रहा। फिर उसने साफ साफ कहा, वह चाहता था कि हम अपनी गुफा उसे सौंप दें। एग्नेस ने उसे भेड़िया कहा। उस शब्द का यहाँ साफ मतलब था कि कुछ भयानक होगा, क्योंकि क्रैग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। वह गिर पड़ी। मैं दौड़कर गया और उसे पकड़ा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था, उसका चेहरा पहले से ही सूज गया था।
उसने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से कहा, उन्हें गुफा दे दो, हम बाहर निकलेंगे। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने उसे उठाया और आराम करने के लिए एक तरफ कर दिया। हमारे पीछे क्रैग पहले से ही सबको जल्दी बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहा था। मैंने चारों ओर देखा तो हर कोई बिना कुछ लिए खड़ा था। न खाना, न रहने की जगह, न आग। क्रैग के लोगों ने सब कुछ ले लिया था। मैंने कबीले से कहा कि वे अपनी लकड़ी की छड़ियां पकड़ें और बाहर आ जाएं। दुश्मन लीडर ने कहा कि हम कम से कम उन्हें तो रख सकते हैं। तो हम अपनी गुफा से सिर्फ हाथों में छड़ियां लिए, सिर नीचे किए, इतने डरे हुए थे कि पीछे मुड़कर भी नहीं देख पा रहे थे। जाने से पहले मैंने क्रैग से पूछा कि वह किस कबीले से है। उसने मजाक उड़ाया और मुझे बताया, जंगली कुत्तों वाले कबीले से। फिर उसने हमें चेतावनी दी कि हम उनसे दूर रहें, वरना। उसे यह नहीं पता था कि जैसे ही हम चले गए, मैं पहले से ही सोच रहा था कि उन्हें इस दिन का पछतावा कैसे कराऊं। हमारे लोग खो गए थे और डरे हुए थे। वे सब इग्नेस को घूर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि वह उन्हें बताए कि क्या करना है। वह अभी भी गुस्से में थी और दर्द में थी, मुंह से उसका चेहरा सूज गया था। उसने देखा कि मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे आगे बोलने के लिए सिर हिलाया। उसने मुझे फिर से बदसूरत चट्टान कहा। मैंने उसे फिर से सही किया। उसने मुझे जाने दिया और कहा कि हम मेरे नाम के बारे में बाद में सोच सकते हैं। अब जरूरी ये था कि आगे क्या करना है। मैंने सबको साफ साफ बता दिया। हमें पास में पानी वाली जगह ढूंढनी थी, आसपास बहुत सारा खाना हो, जलाने की लकड़ी के लिए पेड़ हो और हवा और जानवरों से बचने के लिए जगह हो। अब कीड़ों से भरी अंधेरी, गीली गुफाएं नहीं। हम कुछ बेहतर बनाएंगे, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से बने असली घर। ब्रूनो ने इग्नेस से पूछा कि क्या वह राजी है। वह हल्की सी मुस्कुराए और सिर हिलाया। बस इतना ही काफी था। सब लोग सीधे हो गए और नदी के किनारे मेरे पीछे पीछे ऊपर की ओर चल दिए। मैंने अपने मन में पहले ही एक अच्छी जगह देख ली थी, ऊपर की ओर एक खुला घास का मैदान, जहां जंगल के टुकड़े बिखरे हुए थे, शिकार करने के लिए बहुत सारे जानवर, मछलियों से भरी नदी और बनाने के लिए अच्छी लकड़ी। मुझे पता था कि वहां शिकारी भी होंगे, लेकिन मुझे भरोसा था कि थोड़ी सोच समझकर मैं उनसे निपट सकता हूँ। लगभग 3 घंटे चलने के बाद हम पहुंच गए। मैंने एक जंगल के किनारे ऊंची जमीन का एक समतल हिस्सा चुना, जो नदी की बाढ़ से सुरक्षित था, एक छोटी पहाड़ी से उत्तरी हवा से बचा हुआ था और ताजे पानी की एक धारा के पास था। ये सबसे अच्छी जगह थी। कबीले को समझ नहीं आया कि मैंने ये जगह क्यों चुनी, लेकिन उनके पास और कोई आइडिया नहीं था। इग्नेस ने आखिरकार बात की। उसने सबको बताया, अब से विलियम की सुनो, वह जो भी कहता है वही होता है। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थकी हुई और चक्कर आने पर पीछे झुक गई। अभी भी गुस्से में थी कि क्रेग ने उसे बूढ़ी औरत कहा था, जबकि वह बूढ़ी भी नहीं थी। इग्नेस मेरे साथ खड़ी थी, इसलिए मैं सीधा खड़ा हुआ और सबको संबोधित किया। मैंने उनसे कहा कि मेरा नाम विलियम है और मैं एक बहुत दूर की जगह से आया हूँ, ऐसी जगह जो यहाँ से और उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। मैंने उनसे वादा किया कि अगर वे मेरा नेतृत्व मानेंगे तो उन्हें खाने के लिए भोजन मिलेगा, रहने के लिए गर्म आश्रय मिलेंगे और एक ऐसा मजबूत कबीला बनेगा जिसे फिर कभी कोई दबा नहीं सकेगा। वे एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। वे तो मुझे जन्म से यही जानते थे, फिर मैं किसी दूर जगह से कैसे आ सकता था? क्या मैं पागल हो गया था? मैं मुस्कुराया। अभी मुझे उनकी बातों पर विश्वास करवाने की जरूरत नहीं थी। मुझे बस इतना चाहिए था कि वे देखें कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। मैंने सबसे पूछा कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। कोई नहीं बोला। आखिरकार लिली ने धीरे से कहा, आश्रय बनाना चाहिए। मैंने सिर हिलाया और पूछा, कैसे? उसने सिर हिला दिया। किसी को नहीं पता था। तब मैंने समझाया कि सबसे पहले हमें आग की जरूरत है। खाना पकाने के लिए आग, गर्म रहने के लिए आग और रात में जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए आग। सबने सहमति में सिर हिलाया। फिर मैंने उन्हें अपनी पुरानी दुनिया के बारे में बताया, इतना सारा खाना कि लोग उसे खत्म करने से पहले ही वह खराब हो जाए, गर्म घर और भरपूर भोजन। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तभी ब्रूनो की भारी आवाज गूंजी, खाने की बातें छोड़ो और बताओ कि हमें क्या करना है। मैंने सभी को काम बांट दिए। ब्रूनो एक समूह का नेतृत्व करेगा और जलाने की लकड़ियां इकट्ठी करेगा। फोंग और एक अन्य आदमी, जिसे मैं थॉर्न कहूंगा, शिकार के लिए आसपास के इलाके में जाएंगे। एक लड़का, जिसे मैं ईयर्स कहूंगा, मेरे साथ नदी तक आएगा। महिलाएं जंगली सब्जियां इकट्ठी करेंगी। बच्चे और इग्नेस यहीं रुककर आराम करेंगे। नदी पर मेरे 2 लक्ष्य थे, खाने के लिए मछलियां पकड़ना और आग जलाने के लिए चकमक पत्थर फ्लिंट ढूंढना। मुझे बचपन से याद था कि नदी के किनारे उपयोगी पत्थर मिलते हैं। मैंने ईयर्स और 2 महिलाओं, फन और आइवी, को चट्टानों से केकड़े और घोंघे इकट्ठे करने भेज दिया, जबकि मैं अकेले किनारे पर पत्थर खोजने लगा। कुछ ही समय में मुझे एक अच्छा फ्लिंट मिल गया। मैंने उसे तराशा और 2 पत्थरों को आपस में टकराया। साफ चिंगारियां निकलीं।
इसके बाद मैंने गिरे हुए पेड़ से सूखी सड़ी हुई लकड़ी इकट्ठी की, पेड़ की छाल की पतली पट्टियां निकाली और उन्हें रगड़कर मुलायम रेशों में बदल दिया। फिर उन्हें एक ढीले गोले की तरह बनाया ताकि चिंगारी पकड़ सके। बचपन में मैं नदी किनारे अक्सर यही किया करता था। जब मुझे यकीन हो गया कि तरीका काम करेगा, तो मैंने औजार बनाने के लिए और पत्थर इकट्ठे किए और सरकंडों से एक साधारण टोकरी बुन ली ताकि सब सामान उसमें रख सकूं। ईयर्स और दोनों महिलाओं ने भी अच्छा काम किया था। उनके पास केकड़ों और घोंघों का अच्छा खासा संग्रह था। मैंने लगभग 2 घंटे और मछलियां भले से पकड़ी, फिर हम वापस लौट आए। वापस पहुंचकर मैंने लकड़ियां सजाईं और सबके सामने आग जलाने की तैयारी की। एग्नेस ध्यान से देख रही थी। पूरा कबीला हमारे चारों ओर इकट्ठा हो गया था। मैंने आग पकड़ने वाला रेशेदार गोला नीचे रखा, उसके चारों ओर सूखे पत्ते और टहनियां रखीं, फिर दोनों फ्लिंट पत्थर ऐसे उठाए मानो कोई जादू दिखाने वाला हूं। मैंने पत्थरों को टकराया, चिंगारियां निकलीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोबारा कोशिश की, फिर भी नहीं। तीसरी बार भी आग नहीं जली। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं पागल हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नदी पर तो यह आसानी से काम कर गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं लगातार कोशिश करता रहा, 10 बार, 15 बार। फिर आखिरकार एक चिंगारी सही जगह गिरी और रेशों में हल्की चमक दिखाई देने लगी। मैं झुककर धीरे धीरे फूंक मारने लगा। एक छोटी सी लौ दिखाई दी। मैंने उसमें सूखे पत्ते डाले, फिर टहनियां और फिर बड़ी लकड़ियां। आग बढ़ती गई। पूरा कबीला कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया, फिर उत्साह से भर उठा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा है। उनके लिए ये किसी अलौकिक शक्ति जैसा था, लेकिन मैंने ये सब उनकी आंखों के सामने किया था। उसी पल से सब कुछ बदल गया। लोग जब भी मेरे पास से गुजरते, मुस्कुराकर, बड़ों ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। कुछ महिलाओं ने मेरी बाहों और कंधों को छू कर देखा, मानो यह समझने की कोशिश कर रही हूं कि क्या मैं अब सचमुच बड़ा हो गया हूं। अब मुझे उनका सम्मान मिल चुका था और मैं उसे बनाए रखना चाहता था। एग्नेस 2 बातों को लेकर चिंतित थी, आश्रय और आग। अब दोनों समस्याएं हल हो चुकी थीं और खाने का इंतजाम भी हो रहा था। मैं उसके चेहरे पर राहत साफ देख सकता था। वह मन ही मन सोच रही थी कि यह शरारती लड़का वास्तव में काम का साबित हो रहा है। जब हम आग जलने की खुशी मना रहे थे, तभी फोंग और थॉर्न 3 जीवित खरगोश पकड़कर लौटे। महिलाएं भी जंगली फल और सब्जियां लेकर वापस आ गईं। मछलियां भी काफी थीं। आज रात सबको भरपेट खाना मिलने वाला था, लेकिन खरगोशों को देखकर मैंने सबको रोक दिया। उन्हें अभी मारने का कोई मतलब नहीं था। अगर हम उन्हें जिंदा रखें तो वे बच्चे देंगे और भविष्य में लगातार भोजन का स्रोत बन सकते हैं। मैंने कहा कि आज रात के लिए हमारे पास पर्याप्त मछलियां और सब्जियां हैं, इसलिए खरगोशों को बचाकर रखना चाहिए। सबकी नजरें एग्नेस पर गईं। पुरानी आदत के अनुसार वे उसी का फैसला सुनना चाहते थे। उसने सिर हिलाया और वही बात दोहराई जो पहले कह चुकी थी, विलियम की बात सुनो। बाद में मुझे पता चला कि वे खरगोशों को मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे। उन्हें उनका खून चाहिए था, क्योंकि जानवरों के खून में नमक होता है और उनके शरीर में नमक की कमी हो रही थी। उन्हें रोकने पर मुझे थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन मेरे मन में इससे भी बड़ी योजनाएं थीं। मैंने बच्चों की मदद से टहनियों और शाखाओं का एक साधारण पिंजरा बनाया ताकि खरगोश भाग न सकें। बच्चे हमेशा मेरी बातें ध्यान से सुनते थे। मैंने सबको ये भी कहा कि जब वे मछलियां साफ करें तो उनके स्विम ब्लैडर, तैरने वाली थैली संभाल कर रखें। आगे चलकर वे काम आने वाले थे। उस रात हम सब आग के चारों ओर बैठकर भुनी हुई मछलियां, केकड़े और नदी के घोंघे खाने लगे। कुछ मछलियां जल गईं, कुछ ठीक से पकी नहीं थीं। जंगली सब्जियां कच्ची खाने में खास स्वादिष्ट नहीं थीं, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। सबने पेट भरकर खाया और थोड़ा भोजन बच भी गया। गुफा खोने के बाद पहली बार लोगों ने चैन की सांस ली। खाने के बाद मैंने सबको अगले दिन के लिए पत्थर के औजार बनाने के लिए इकट्ठा किया। मैंने उन्हें दिखाया कि पत्थर की कुल्हाड़ी का सिर कैसे बनाया जाता है और लकड़ी के हत्थे में छेद जलाकर उसे कैसे फिट किया जाता है। यह उनके पुराने औजारों से कहीं बेहतर था। अच्छी कुल्हाड़ियों से हम पेड़ काट सकते थे और पेड़ों से हम अपने शिविर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बना सकते थे ताकि सुरक्षित रह सकें। जब सोने का समय आया तो 2 महिलाएं, जिन्हें मैं सैंडी और तारा कहूंगा, घोषणा करने लगी कि वे मेरे पास सोना चाहती हैं। सैंडी मुस्कुराई और बोली कि वह मजबूत है और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तारा ने आंखें झपकाते हुए कहा कि वह जवान है और मुझे ज्यादा खुश रखेगी। पूरा कबीला हंसी से गूंज उठा। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। एग्नेस ने एक ही सख्त शब्द में सबको चुप करा दिया और कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अभी बहुत छोटा हूं। दोनों महिलाएं निराश होकर चली गईं। फिर एग्नेस ने लिली को मेरे पास सोने के लिए कहा, जो हम दोनों के लिए ठीक था। वैसे भी ठंडी रात में पास पास सोना ही सबसे समझदारी भरा विकल्प था। आधी रात के आसपास कुछ शिकारी जानवर हमारे शिविर के चारों ओर घूमने लगे। हम उनकी गुर्राहट और अंधेरे में उनकी हलचल सुन सकते थे। कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। आग ने उन्हें पास आने से रोके रखा, लेकिन मछलियों की गंध उन्हें हमारी ओर खींच लाई थी।
मैंने मन ही मन तय किया कि आगे से इस बारे में अधिक सावधानी रखूंगा। सुबह मैंने सबको संबोधित किया। मैं थका हुआ, पीला और थोड़ा डरा हुआ दिख रहा था। मैंने कहा कि आज हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने आश्रय को ठीक तरह से बनाना होगा ताकि आज रात हम वास्तव में आराम से सो सकें। सब तैयार थे। अब उनके पास एक लक्ष्य था और उसी ने उनमें नई ऊर्जा भर दी थी। मैंने फोन के समूह को और मछलियां पकड़ने के लिए वापस नदी पर भेजा और बाकी सभी को लकड़ी और बैलें इकट्ठा करने के काम पर लगा दिया। मेरी योजना थी कि लगभग 2 मीटर ऊंची लकड़ी की बाड़ बनाई जाए जिसकी हर भुजा लगभग 20 से 30 मीटर लंबी हो। यह अभी के लिए हमें सुरक्षा देगी और भविष्य में कबीले के बढ़ने पर विस्तार की भी जगह छोड़ेगी। पत्थर की कुल्हाड़ियों की वजह से लकड़ी काटना पहले की तुलना में कहीं तेज हो गया था। दिन के अंत तक हमने काफी लकड़ी इकट्ठी कर ली थी। अब हम सचमुच कुछ स्थायी बना रहे थे। लेकिन जब अंधेरा छाया तब तक हम लकड़ी की बाड़ का केवल वह बाड़ टेढ़ी मेढ़ी थी। कुछ लकड़ियां ऊंची थीं, कुछ छोटी, कुछ मोटी थीं, कुछ पतली, कई तो सीधी भी नहीं थीं और उनके बीच छोटे छोटे खाली स्थान भी थे। लेकिन फिलहाल के लिए वह पर्याप्त थी, इतनी अच्छी कि बड़े जंगली जानवरों को बाहर रख सके और जब कबीला बड़ा होगा तब हम उसे और मजबूत बनाकर दोबारा खड़ा कर सकते थे। तरीका बहुत सरल था। मैंने जमीन पर एक रेखा खींची और उसके साथ एक उथली खाई खोदी। फिर कटे हुए लट्ठों की शाखाएं हटाकर उन्हें खाई में एक दूसरे के साथ सीधा खड़ा कर दिया। हमने उनके आधार के चारों ओर मिट्टी भर दी और ब्रूनो तथा थॉर्न ने भारी पत्थरों से उसे अच्छी तरह दबाकर मजबूत कर दिया। फिर हमने ऊपर की ओर बैलें लपेटकर पूरी संरचना को एक साथ बांध दिया। उस पहली दीवार को खड़ा देखकर मेरे मन में कीलों का विचार आया, फिर लोहे के औजारों का और फिर उन सभी चीज़ों का जिनकी इस कबीले को अभी भी ज़रूरत थी। मुझे एहसास हुआ कि हमें अभी कितना लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन मैंने मन ही मन एक वादा किया, मैं इन लोगों को आगे लेकर जाऊंगा, ज़रूरत पड़ी तो लौह युग तक। उस रात हम फिर आग के चारों ओर बैठकर खाना खाने लगे। मछलियाँ, केकड़े, नदी के घोंघे और जंगली सब्जियाँ। अब लोग पहले से अधिक शांत थे। हर दिन वे कुछ ऐसा कर रहे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था और उनके चेहरों पर बढ़ता हुआ गर्व साफ दिखाई देता था। मैंने उनसे कहा कि जब चारों दीवारें पूरी हो जाएंगी तब हम उनके भीतर लकड़ी के घर बनाएंगे, असली छतों वाले घर, ताकि बारिश और बर्फ हमें छू भी न सके। वे थोड़ा उलझन में दिखे। तब मैंने मिट्टी उठाई और अपने हाथों से एक छोटे घर का नमूना बनाकर दिखाया। अब वे समझ गए। उस शाम मैंने सबको ये भी सिखाया कि बेलों से मछली पकड़ने के जाल कैसे बुने जाते हैं। मैंने उनका डिजाइन समझाया, एक फनल जैसी प्रवेश रचना जिसमें मछलियां अंदर तो तैर कर जा सकती हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकती। लिली ने पूछा, क्या ये सचमुच काम करेगा? मैंने वादा किया कि सुबह हम सब नदी पर जाकर जाल लगाएंगे और दोपहर तक परिणाम देख लेंगे। यह एक मछली भाले से पकड़ने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी था। फिर लिली ने पूछा कि मैं मछलियों की तैरने वाली थैलियां, स्विम ब्लैडर, क्यों जमा कर रहा हूं। ये सुनकर सबका ध्यान उधर चला गया। भोजन बहुत कीमती था और कोई भी नहीं चाहता था कि उसका कोई हिस्सा व्यर्थ जाए। मैंने बताया कि इन थैलियों को पकाकर गोंद बनाया जा सकता है जो औजार बनाने में काम आएगा। वे ये सुनकर हैरान रह गए। फिर वह सवाल आया जिसका मुझे इंतजार था, तुम्हें ये सब कैसे पता है? मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं किसी दूसरी जगह, एक अलग दुनिया से आया हूं। किसी ने तुरंत कहा, लेकिन तुम तो हमेशा से हमारे कबीले में रहे हो। मैंने कहा, हाँ, मेरा शरीर हमेशा यहीं था लेकिन मेरी आत्मा कहीं और से आई है। एग्नेस ने आसमान में चमकते गोल चांद की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी दुनिया आसमान में है? मैं हंस पड़ा और कहा कि वहां के लोग भी साधारण इंसान ही हैं। वे खाते हैं, सोते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं, ठीक हमारी तरह। फर्क बस इतना है कि वे बहुत कम समय में बहुत लंबी दूरियां तय कर सकते हैं। एग्नेस कुछ देर तक मुझे देखती रही। फिर उसने वह बात कही जिसकी मुझे उम्मीद थी, तुम आकाश देवता हो। बाद में मुझे पता चला कि एग्नेस और उसके जैसे लोगों के बीच एक पुरानी कथा प्रचलित थी। उस कथा में एक ऐसे प्राणी का वर्णन था जो बहुत पहले आसमान से धरती पर आया था और स्वयं को स्वर्गीय आत्मा कहता था। मैंने गहरी सांस ली और तय किया कि अब और दिखावा नहीं करूंगा। मैंने साफ शब्दों में कहा, हाँ, मैं वही हूँ। मैं तुम्हें दुख और संघर्ष से बाहर निकालने के लिए आया हूँ। मेरा नाम विलियम है, लेकिन तुम मुझे राजा या महान राजा कह सकते हो। आज से मैं तुम्हारा नेता हूँ। लिली की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने पूछा, तो अब हम सब तुम्हारा अनुसरण करेंगे? सभी लोग फुसफुसाने लगे और एग्नेस की ओर देखने लगे। कुछ क्षणों तक एग्नेस ने कुछ नहीं कहा। तब मैंने सबसे एक सरल प्रश्न पूछा, अगर मैं न होता तो क्या तुम में से कोई इस जंगल में जीवित रह पाता? सबने धीरे धीरे सिर हिलाकर नहीं कहा। एग्नेस ने भी। फिर मैंने एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू किए। क्या तुम मेरे बिना पत्थर की कुल्हाड़ियां बना सकते थे? लकड़ी की दीवारें खड़ी कर सकते थे? मछली पकड़ने के जाल बना सकते थे? रस्सी बना सकते थे? और हर सवाल के साथ उन्हें एहसास होने लगा कि उनकी दुनिया बदल चुकी है। क्या वे बर्फ पड़ने पर खुद को गर्म रख सकते थे? और बदले का क्या? इस समय जंगली कुत्तों का कबीला हमारी पुरानी गुफा में आराम से बैठा हुआ था। क्या कोई इसे भूल गया था? मेरे इस आखिरी सवाल ने भीड़ के भीतर आग जला दी। सब एक साथ चिल्लाने लगे, हमें बदला चाहिए, महान राजा, हमें बदला दिलाए। उनकी आवाजें रात के अंधेरे में और ऊंची होती चली गईं।
मैंने उन्हें शांत होने दिया, फिर संयमित स्वर में कहा, हमें बदला मिलेगा, लेकिन तभी जब हमारा कबीला इतना मजबूत हो जाएगा कि जीत सके, उससे पहले नहीं। लोगों ने थोड़ी नाराजगी दिखाई, लेकिन सिर हिलाकर सहमति दे दी। किसी ने विरोध नहीं किया। मैं महसूस कर सकता था कि कबीले में मेरी स्थिति अब मजबूत होती जा रही थी। एग्नेस इस पूरी बातचीत के दौरान चुप रही। मैं समझ सकता था कि उसे महसूस हो रहा था कि उसका अधिकार धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है, लेकिन उसने इसका विरोध नहीं किया। वह पहले से ही भविष्य के बारे में सोच रही थी। बाद में मुझे पता चला कि इस कबीले की परंपरा के अनुसार जब कोई महिला लगभग 30 वर्ष की उम्र तक पहुंचती थी तो वह नेतृत्व की भूमिका से पीछे हट जाती थी, अधिक बच्चों को जन्म देकर कबीले की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देती थी और अपना पद अगली उत्तराधिकारी को सौंप देती थी। इस बार चुनी गई उत्तराधिकारी लिली थी, जिसकी मां उससे पहले कबीले की शमन जादू विद्या जानने वाली महिला रही थी। लिली को अपनी मां जैसी ही तेज बुद्धि विरासत में मिली थी। उस रात फिर कई महिलाएं मेरे पास आईं और मेरे साथ सोने की इच्छा जताई। मैंने जितना संभव हो सके विनम्रता से सभी को मना कर दिया। हालांकि उनके चेहरों पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। असल बात यह नहीं थी कि वे आकर्षक नहीं थीं, मुद्दा साफ सफाई का था। उलझे और बिना धुले बाल, चेहरे पर रंग और नहाने की कोई आदत नहीं। सच कहूं तो मेरी हालत भी बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन यह विचार मुझे आकर्षित नहीं करता था। लिली अलग थी। मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा था। मिट्टी और धूल के पीछे वह सचमुच सुंदर थी। एग्नेस भी, चेहरे के रंग और जानबूझकर झुककर चलने की आदत के पीछे, स्वाभाविक रूप से बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली महिला थी। ये दोनों ऐसी थी जिनके साथ समय बिताने में मुझे कोई असहजता नहीं होती थी। लेकिन लिली अभी बहुत छोटी थी और मेरी वयस्क समझदारी मेरे भावनात्मक आकर्षण पर नियंत्रण रखे हुए थी। जब मैं महिलाओं को मना कर रहा था तभी कबीले के 7 वयस्क पुरुष, ब्रूनो, थॉर्न, फोंग और 4 अन्य जिन्हें मैं स्क्विंट, क्रुक्ड, स्टब और बेरिल कहूंगा, इस अवसर का पूरा लाभ उठाने में लग गए। ब्रूनो ने तारा को अपने साथ मना लिया और दोनों साथ समय बिताने लगे। बाकी पुरुष ये देखकर ईर्ष्या करने लगे और तुरंत बाकी महिलाओं का ध्यान पाने की कोशिश करने लगे। मैं बस आग के पास लिली के साथ बैठा रहा और ब्रूनो का इंतजार करता रहा, क्योंकि मैंने उसी को रात की पहली पहरेदारी सौंपी थी। आग के दूसरी ओर बैठी एग्नेस ने मुझसे पूछा कि मैं अपनी दुनिया के बारे में और बताऊं। मैंने उसे समझाया कि वह कोई कबीला नहीं बल्कि एक राष्ट्र था, इतना बड़ा कि उसमें इस पूरे इलाके के पेड़ों से भी अधिक लोग रहते थे। वह उसकी कल्पना नहीं कर पा रही थी, लेकिन बहुत उत्सुक थी। मैंने उसे भोजन, मांस और भरपूर संसाधनों के बारे में बताया। उसने पूछा, इतना सब तुम्हें मिलता कैसे था? मैंने कहा कि मेरे पास योजनाएं हैं, लेकिन अभी मैं उनके विवरण पर काम कर रहा हूं। असल में उस समय मेरे मन में जानवरों को लेकर विचार चल रहे थे। पिछली रात शिकारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के जानवर हमारे शिविर के पास आए थे। सुबह मैंने नदी के किनारे बहुत सारे पदचिह्न देखे थे। वे उस जगह पानी पीने आते थे और हमारा शिविर ठीक उनके पानी तक पहुंचने वाले रास्ते के बीच में बना हुआ था। ये सुरक्षा के लिए खतरा था, लेकिन साथ ही जाल बिछाने का एक शानदार अवसर भी। दूसरी रात पहली रात की तुलना में कहीं आसान रही। जानवर फिर से शिविर के बाहर घूमते रहे, लेकिन अब हमारे पास आग थी और लोग भी अधिक तैयार थे। कोई घबराया नहीं। हम सब शांतिपूर्वक साथ बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह मैं सबको नदी तक ले गया और हमने मछली पकड़ने वाले जाल नदी की संकरी धाराओं में लगा दिए। पिछली रात हमने ऐसे 10 से अधिक जाल बनाए थे। अब देखने का समय था कि वे सचमुच काम करते हैं या नहीं। अगर नदी हमें नियमित रूप से भोजन दे सके तो बाकी सभी लोग दीवारें और आश्रय बनाने पर ध्यान दे सकते थे। दोपहर होने का इंतजार करते समय मैं पूरे कबीले को नदी के किनारे लेकर गया ताकि हम और कठोर पत्थर इकट्ठे कर सकें, जिनसे शाम को नए औजार बनाए जा सकें। अब हर घंटा उपयोग में लाया जा रहा था। जब सभी लोग मिलकर दीवार बनाने में जुट गए तो काम पिछले दिन की तुलना में कहीं तेजी से आगे बढ़ने लगा। आज कोई शिकार दल नहीं निकला था। हर व्यक्ति या तो लकड़ी काट रहा था या बैलें और पेड़ों की छाल इकट्ठी कर रहा था। सुबह के मध्य तक हमने निर्माण सामग्री का एक बड़ा ढेर जमा कर लिया था, लेकिन मैं बार बार देख रहा था कि लोगों की नजरें नदी की ओर चली जाती थीं। मछली पकड़ने वाले जाल ही सबके मन में थे। एक हृष्ट-पुष्ट महिला, जिसे मैं वाइन कहूंगा, आखिरकार वह बात बोल ही गई जो सब सोच रहे थे। क्या मछलियां सचमुच इतनी मूर्ख होंगी कि जाल में तैरकर घुस जाएं और फिर बाहर निकलने का रास्ता न ढूंढ पाएं? मैंने तय किया कि सबको जाकर जाल देखने दिया जाए। एग्नेस भी हमारे साथ आए। किसी ने नाश्ता नहीं किया था और काम से थोड़ी देर का विराम लेना भी ठीक था। हालांकि मन ही मन में यही प्रार्थना कर रहा था कि जालों में कुछ न कुछ अवश्य मिला हो। मेरी प्रतिष्ठा इसी पर टिकी हुई थी। सब लोग दौड़ते हुए नदी की ओर चले गए। 2 आदमी, जिन्हें मैं बैरल और स्टब कहूंगा, सबसे पहले जाल तक पहुंचे। उन्होंने उसे पानी से बाहर खींचा और अचानक जोर से चिल्ला उठे। किनारे से हम सब ने पूछा, कुछ मिला क्या? जाल एक व्यक्ति के हाथों से गुजरता हुआ पीछे आया। हर कोई अंदर झांकता और फिर लंबी सांस छोड़ देता। हर आह के साथ मेरा दिल और बैठता जा रहा था। जब जाल आखिरकार मेरे हाथ में पहुंचा, मैंने अंदर देखा। सिर्फ सूखे पत्ते थे और कुछ नहीं। तभी पानी में खड़े बैरल ने फिर चिल्लाकर कहा, इस वाले में मछलियां हैं।
उसने दूसरा जाल किनारे तक खींच लाया। मैं भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और गिनती की। 3 बड़ी मछलियां थीं, जिनमें से हर एक लगभग 2 से 3 पाउंड वजनी थी। फोंग ने उन्हें जमीन पर उलट दिया। वे धूप में तड़पती हुई इधर उधर फड़फड़ाने लगीं। सबके चेहरों पर चौड़ी मुस्कान फैल गई। इसके बाद बाकी जाल भी एक एक करके बाहर निकाले गए। हर बार जब कोई अंदर झांकता, खुशी से चिल्ला उठता। जब मैंने सारी मछलियां गिनी तो हमारे पास कुल 30 मछलियां थीं। कुल मिलाकर 40 पाउंड से भी अधिक भोजन। मैंने राहत की लंबी सांस ली। जाल सचमुच काम कर गए थे। मैंने सबको दिखाया कि पहले से तेज किए गए छोटे पत्थर के चाकुओं से मछलियां जल्दी कैसे साफ की जाती हैं। जब मैंने कहा कि उनकी आंतें और गलफड़े फेंक दो तो कुछ लोग झिझक गए। यहाँ हर चीज़ बचाकर रखने की आदत थी। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देना उनका स्वभाव था। तभी मेरे मन में एक बेहतर विचार आया। मैंने कहा कि आंतों को फेंकने के बजाय उन्हें जालों के भीतर चारे के रूप में रख दो और फिर से नदी में डाल दो। इससे शाम तक शायद और भी ज्यादा मछलियां फंसेंगी। हमने खाना पकाया और भरपेट खाया। पूरे शिविर का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। लोग पेट सहलाते हुए बैठकर हंस रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि रात की पकड़ शायद इससे भी बड़ी होगी। उस दोपहर सबने पहले से कहीं अधिक ऊर्जा के साथ काम किया। अगर मछली के जाल लगातार भोजन देते रहे तो उन्हें रोज अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल में शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यही विचार लोगों को और तेजी से काम करने के लिए प्रेरित कर रहा था। दिन के अंत तक हम 2 और दीवारें खड़ी कर चुके थे। अब केवल एक अंतिम दीवार और एक द्वार बनाना बाकी था। बस एक और दिन और हमारा शिविर पूरी तरह सुरक्षित घेरे में बंद हो जाता। एक छोटा लेकिन वास्तविक किला। शाम को बिना किसी के कहे पूरा कबीला एक साथ नदी की ओर चल पड़ा ताकि जालों की जांच कर सके। इस बार पकड़ सुबह से भी बेहतर निकली। मैंने कुछ मछलियां रात के भोजन के लिए पकवाईं और बाकी को जीवित रखा। हम उन्हें वापस शिविर में ले आए, जहां हमने दीवारों के भीतर एक उथला तालाब खोदा और उसमें पानी रोकने के लिए पत्तियां बिछा दीं। इस तरह हमारे पास अपनी ही दीवारों के अंदर जीवित मछलियों का भंडार बन गया। फिर भी मैं गंध को लेकर सावधान था। मछलियों की गंध शिकारी जानवरों को आकर्षित कर सकती थी, और अगर वे इतने साहसी हो गए कि रात में शिविर पर हमला कर दें तो किसी न किसी को चोट लग सकती थी। मैंने सबको कहा कि अंधेरा होने के बाद सतर्क रहें। खाना खाने के बाद लोग तीनों तैयार दीवारों के आसपास घूमने लगे। वे उन्हें छूते, हंसते और आश्चर्य से सिर हिलाते थे। सिर्फ 2 दिनों में उन्होंने इस नई जगह पर ऐसी चीज बना ली थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लिली मेरे पास आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, तुम्हें ये सब कैसे पता है? सबकी नजरें मेरी ओर मुड़ गईं। मैंने उन्हें फिर याद दिलाया, मैं आसमान से आया हूँ, इसलिए तुम लोगों से ज्यादा जानना मेरे लिए स्वाभाविक है। फिर मैंने वादा किया कि यह तो बस शुरुआत है। जब तक तुम मेरा नेतृत्व मानोगे तुम्हारा जीवन लगातार बेहतर होता जाएगा। फन और आइवी ने वही सवाल पूछा जो हर बार सामने आ जाता था। क्या हमारे पास हमेशा पर्याप्त भोजन होगा? क्या हमें फिर कभी भूखा रहना पड़ेगा? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, भोजन मिलेगा, लेकिन हमें मिलकर काम करते रहना होगा। दीवारों के बाद हम असली घर बनाएंगे। उसके बाद रोजमर्रा के उपयोग के औजार, खाने के लिए कटोरे, पीने के लिए प्याले। उन्होंने पहले कभी ऐसे शब्द नहीं सुने थे, इसलिए मुझे फिर समझाना पड़ा कि कटोरे और प्याले क्या होते हैं। वे हमेशा की तरह बड़ी बड़ी आंखों से ध्यान लगाकर सुनते रहे। उस शाम आग के पास कोई भी खाली नहीं बैठा था। कुछ लोग पत्थरों को घिसकर औजार बना रहे थे, कुछ बेलों से टोकरियां बुन रहे थे, और मैं सबको सूखी घास से सैंडल बनाना सिखा रहा था। हर दिन नंगे पैर चलना बहुत कठिन था और यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। रात खत्म होने तक हर व्यक्ति के पास अपनी एक जोड़ी सैंडल थी। दिन में मैंने 2 छोटे आश्रय भी बनाए थे और उपलब्ध थोड़ी सी पशु खाल से एक छोटा तंबू तैयार किया था। वह बीमार या ठंड से परेशान लोगों के आराम करने के लिए था। मैंने रात के पहले हिस्से की निगरानी के लिए 2 लोगों को नियुक्त किया। फिर दूसरे हिस्से में लिली और मैंने पहरा संभाला। 3 दीवारों की सुरक्षा और सूखी घास के बिस्तरों की वजह से उस रात कबीले ने पहले की तुलना में कहीं अधिक शांति से आराम किया। लिली मेरे पास सिमट कर बैठी रही। वह गर्माहट महसूस कर रही थी और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह खुश है। गुफा खोने के बाद शायद पहली बार उसे मन की शांति मिली थी। सुबह होने से पहले जानवर फिर आए, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। लेकिन लगातार 3 रातों के बाद अब लोगों की आंखों से डर काफी हद तक गायब हो चुका था। मैं उन्हें बार बार समझाता था, जानवर शक्तिशाली होते हैं लेकिन सरल भी। वे औजार नहीं बना सकते। जब इंसान मिलकर काम करते हैं तो सबसे खतरनाक जीव भी पीछे हट जाता है। अब यह विचार लोगों के मन में जड़ पकड़ चुका था। सूरज निकलने पर मैं दीवार के बाहर देखने गया। रात के संघर्ष के निशान हर जगह दिखाई दे रहे थे। दीवारों के बाहर कई घायल और मरते हुए जानवर पड़े थे। बकरियां, हिरन और 5 मोटे जंगली सुअर। शिकारी जानवर हमारे पास नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा दूसरे शाकाहारी जानवरों पर निकाला था।
अब लगभग 30 भेड़ियों का एक झुंड उन शवों के आसपास मंडरा रहा था। थोड़ी दूरी पर जंगली कुत्तों का एक समूह भी बचा खुचा मांस नोच रहा था। समस्या साफ थी, इतने सारे भेड़ियों के रहते कोई भी बाहर जाकर लकड़ी नहीं काट सकता था, और अगर लकड़ी नहीं मिली तो आग नहीं जल पाएगी। आग के बिना हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। सबकी नजरें फिर मेरी ओर उठ गईं। मैं मुस्कुराया और उनसे पूछा, तुम लोगों को बाहर क्या दिखाई दे रहा है? फिर मैंने खुद ही जवाब दिया, भोजन। वे घायल जानवर भोजन हैं, हमें बस बाहर जाकर उन्हें अपने कब्जे में लेना है। ब्रूनो ने तुरंत विरोध किया, वहां बहुत ज्यादा भेड़िए हैं। यहाँ तक कि अनुभवी शिकारी भी घबराए हुए दिख रहे थे। तब मैंने कहा, हम सिर्फ कुछ लोगों को बाहर नहीं भेजेंगे, हम सब मिलकर जाएंगे। आज हम सब साथ जाने वाले थे, पूरा कबीला शोर मचाते हुए, हाथों में जलती मशालें और भाले लेकर। भेड़ियों ने शायद पहले कभी इंसानों को इस तरह उनकी ओर हमला करते हुए नहीं देखा था। हम चिल्लाते हुए बाहर दौड़े, आग और हथियार लहराते हुए। योजना तुरंत काम कर गई। एक युवा भेड़िया घबरा गया, भागते समय पेड़ के तने से टकरा गया और चकराकर जमीन पर गिर पड़ा। फोन सबसे पहले उसके पास पहुंचा और अपना भला उसके शरीर में घोंप दिया। भेड़िया दर्द से चीख उठा। बाकी झुंड पीछे हट गया, उलझन में दूर से हमें देखने लगा। हमने जल्दी जल्दी घायल जानवरों को वापस शिविर की ओर खींच लिया। जो 4 जंगली सुअर अभी भी जिंदा थे और संघर्ष कर रहे थे, उन्हें वहीं मार दिया गया। भेड़िए बस देखते रह गए जबकि हम उनका समझा जाने वाला भोजन लेकर वापस लौट आए। मशालों का इस्तेमाल भी मुश्किल से करना पड़ा। दीवार के भीतर लौटकर मैंने सबसे कहा, देखा, इतने डरावने भी नहीं हैं। सब हंस पड़े और सहमत हो गए। लेकिन तभी किसी ने इशारा किया कि भेड़िए फिर से धीरे धीरे पास आने लगे हैं। झुंड शिविर के चारों ओर अपना घेरा छोटा कर रहा था। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और हल्की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। कबीले का आत्मविश्वास तुरंत डगमगा गया। सच कहूं तो मुझे भी अपनी पिछली बात पर थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन मैंने अपनी आवाज शांत रखी। मैंने कहा, घबराओ मत, अब हम योद्धा हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम अपनी गुफा पहले ही खो चुके हैं और अब भेड़ियों से भी नहीं डरेंगे। इन शब्दों का असर हुआ। लोगों के चेहरों से डर धीरे धीरे गायब होने लगा। मैंने आग में और लकड़ियां और सूखी घास डाली। लपटें ऊंची उठने लगी और आग गरजने लगी। भेड़िए और पास आए, लेकिन आग से कुछ दूरी पर रुक गए। आग अभी भी वह चीज थी जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे, और जब तक आग जलती रहती वे उस सीमा को पार नहीं करते। अब भेड़िए आग से 3 मीटर से भी कम दूरी पर थे। हम आग के दूसरी ओर लगभग 5-6 मीटर पीछे खड़े थे। फेंकने के लिए ये दूरी बिल्कुल सही थी। मैंने पूछा, सबसे अच्छा भाला कौन फेंक सकता है? फोंग ने हाथ उठाया। ब्रूनो बोला कि वह पत्थर फेंकने में सबसे अच्छा है। स्क्विंट ने भी सहमति जताई। मैंने सामने खड़े सबसे बड़े भेड़िए की ओर इशारा किया। वह बाकी सबसे बड़ा और चौड़ा था, उसके बाल खड़े थे और वह लगातार गुर्रा रहा था। वही झुंड का नेता था। मैंने धीमे स्वर में कहा, इसे गिरा दो, बाकी अपने आप टूट जाएंगे। सबने सांस रोक ली। मैंने आदेश दिया, तैयार, फेंको। एक भाला और कई पत्थर हवा में उड़े। उसी क्षण वह भेड़िया आग पार करने के लिए छलांग लगा बैठा। समय उसके लिए बेहद गलत था। भाला उसकी छलांग के बीचों बीच उसके शरीर में जा धंसा। पत्थर भी उसे कई जगह लगे। वह आग में गिर पड़ा। वह लौटता रहा, दर्द से चिल्लाता रहा और आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही क्षणों में उसकी हरकत बंद हो गई। झुंड में अफरा तफरी मच गई। कुछ भेड़िए आग के किनारों से घूमकर अंदर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैं इसके लिए तैयार था। मैंने अपने भाले से जलती हुई घास के गुच्छे उनकी ओर फेंके। जलती घास उनके फर में चिपक गई। वे चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। उसी पल मैंने अवसर देखा। मैं आगे दौड़ा और जोर से चिल्लाया, मारो। मैंने निकटतम भेड़िए पर भाला चलाया, फिर उसे खींचकर दूसरे की ओर बढ़ गया। मेरे पीछे पुरुषों की गर्जना सुनाई दी। वे भी दौड़ पड़े। फिर महिलाएं भी आगे आ गईं, चिल्लाते हुए और अपने पत्थर के औजार लहराते हुए। कोई भी पीछे नहीं रहा। संघर्ष बहुत जल्दी समाप्त हो गया। जो भेड़िए भाग नहीं सके वे वहीं मारे गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कबीले का एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। फिर मेरी नज़र एग्नेस पर पड़ी। वह खून से लथपथ दिखाई दे रही थी। घबराकर मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने घबराकर एग्नेस का हाथ पकड़ा, लेकिन तुरंत समझ गया कि वह उसका खून नहीं था, वह भेड़िए का खून था। एग्नेस तेज तेज सांस ले रही थी और उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। मैंने तुरंत नजरें हटा लीं। फिर मैं लिली और बच्चों को ढूंढने लगा। पता चला कि उन्होंने भी बिना किसी आदेश के हथियार उठा लिए थे और लड़ाई में शामिल हो गए थे। लिली का चेहरा लाल हो रखा था और वह अभी भी अपनी सांसें संभाल रही थी। उन्हें सुरक्षित देखकर मुझे राहत मिली। इसके बाद हमने सब कुछ इकट्ठा करना शुरू किया। मरे हुए भेड़िए, हिरण, बकरियां और पहले से पड़े जंगली सुअर। इतना मांस हमने इस नई जगह पर आने के बाद कभी नहीं देखा था। कई दिनों तक बिना शिकार किए गुजारा करने लायक भोजन हमारे पास था। मैंने सबको पहले अच्छी तरह खाना खाने के लिए कहा। फिर मैंने घोषणा की कि उसके बाद हम आखिरी दीवार पूरी करेंगे। अब हमें खुली जगह में असुरक्षित रातें नहीं बितानी थीं। सब ने खाना खाया। फिर जो भी काम करने योग्य था वह लकड़ी काटने निकल पड़ा।
एग्नेस और बच्चे शिविर की निगरानी के लिए पीछे रह गए, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि कोई हमें देख रहा था। पास की एक छोटी पहाड़ी पर व्यापारियों का एक दल पूरी लड़ाई देख चुका था। वे एक भूमंतु जनजाति का हिस्सा थे, ऐसे लोग जो अलग अलग बस्तियों के बीच घूमते रहते थे और वस्तुओं का व्यापार करते थे। उनका नेता, जिसे मैं व्यापारी कहूंगा, लगभग 30 लोगों के एक समूह का नेतृत्व करता था। वह आसपास की लगभग हर जनजाति को जानता था, लेकिन उसने हमारे शिविर को पहले कभी नहीं देखा था। उसे पूरा विश्वास था कि कुछ समय पहले तक ये जगह खाली पड़ी थी और अब उसी स्थान पर एक नया छोटा कबीला बस गया था जिसने 30 भेड़ियों के झुंड को बिना किसी आदमी को खोए हरा दिया था। शुरुआत में उसने हमें इतना छोटा और गरीब समझा था कि ध्यान देने लायक भी नहीं समझा, लेकिन अब उसकी राय बदल चुकी थी। उसने हमारे पास आकर व्यापार करने के बारे में सोचा, फिर उसने अपना विचार बदल दिया। पहले भी अनजान कबीलों ने उसके लोगों को लूटा था और धमकाया था। एक बार तो पहाड़ों में डाकुओं के एक समूह से बचने के लिए उन्हें पूरी रात भागना पड़ा था। इसलिए वह ऐसे शिविर में सीधे प्रवेश नहीं करने वाला था जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। उसने तय किया कि अभी वह केवल नज़र रखेगा। अगर हम भरोसेमंद और मित्रवत साबित हुए तो भविष्य में संपर्क किया जा सकता था। फिलहाल वह अपने लोगों को लेकर चुपचाप पहाड़ी से नीचे उतर गया, लेकिन उसने जो कुछ देखा था वह लगातार उसके मन में घूम रहा था। उधर हम अंधेरा होने तक काम करते रहे और आखिरकार आखिरी दीवार भी पूरी कर ली। सब लोग थक चुके थे, फिर भी उनके चेहरों पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। आज रात हम सचमुच बिना डर के सो पाएंगे। लकड़ी की बाढ़ अब चारों दिशाओं से हमारे शिविर को घेर चुकी थी। वह देखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन वह हमारी थी। जल्दी से भोजन करने के बाद हमने अपनी सारी उपलब्धियों का जायजा लिया। मरे हुए भेड़िए, जंगली सुअर और कई घायल हिरण व बकरियां जो अभी भी जीवित थीं। तभी एक नई समस्या सामने आई। हम एक साथ सभी जानवरों को नहीं मार सकते थे। मांस बहुत जल्दी खराब हो जाता है और मौसम अभी इतना ठंडा भी नहीं था कि उसे स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रखा जा सके। मैंने सबको कहा कि फिलहाल जीवित जानवरों को वैसे ही रहने दिया जाए। जब तक वे जीवित हैं तब तक भोजन भी ताज़ा रहेगा। हम पहले भेड़ियों और सुअरों को संसाधित करेंगे। उनकी खालें सर्दियों के कपड़ों के लिए बचाकर रखी जाएंगी और मांस को पतली पट्टियों में काटकर आग के ऊपर सुखाया जाएगा। सभी लोग तुरंत काम में लग गए। 20 से भी अधिक भेड़ियों की खाल उतारना और मांस काटना कोई छोटा काम नहीं था, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। काम करते हुए लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और अभी भी दिन की जीत के उत्साह में डूबे हुए थे। आज कोई नहीं मरा था। दीवार पूरी हो चुकी थी और गुफा छोड़ने के बाद पहली बार पूरे कबीले का माहौल हल्का और आशावादी था। लेकिन जब मैं ये सब देख रहा था, मेरे मन में पहले से ही अगली चुनौती घूम रही थी, क्योंकि एक समस्या हल होते ही दूसरी सामने खड़ी हो जाती। मेरे मन में एक नया सवाल आया, जब ये सारा मांस सूख जाएगा तो हम इसे रखेंगे कहाँ? यहीं से मेरा ध्यान मिट्टी के बर्तनों की ओर गया। मिट्टी के घड़े, कटोरे, खाना पकाने के बर्तन। अपने पिछले जीवन में मैंने इतना पढ़ा था कि उनकी मूल बातें जानता था। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। तभी एग्नेस मेरे पास आ खड़ी हुई और उसने मेरी मुस्कान देख ली। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने उसे भोजन संग्रह करने की समस्या समझाने की कोशिश की और फिर ऐसा दिखाया जैसे अभी तक कोई समाधान नहीं मिला हो। यह मेरी गलती थी। वह हंसते हुए मेरे कान पकड़कर मरोड़ने लगी और बोली, छोटे झूठे। मैं दर्द से चिल्लाया और बदले में उसकी कमर पकड़कर उसे गुदगुदाने लगा। आखिरकार उसने मेरा कान छोड़ दिया। हम दोनों को देखकर पूरा कबीला हंसी से गूंज उठा। जब सब शांत हुए तब मैंने अपना विचार बताया। मिट्टी के बर्तन, भट्ठी में पकाए हुए, भोजन रखने के लिए पात्र, खाने के लिए कटोरे, पकाने के लिए बड़े बर्तन। एग्नेस की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह चाहती थी कि यह काम अभी शुरू कर दिया जाए, लेकिन तभी उसने पहली बार मेरा विरोध किया। हमारे यहाँ आने के बाद ये पहला मौका था जब उसने मेरी योजना के खिलाफ अपनी राय रखी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पहले भट्ठी बनाओ फिर घर। उसकी आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि पूरा कबीला चुप होकर हमारी ओर देखने लगा। मैंने कुछ क्षण सोचकर आसमान की ओर इशारा किया। 2 दिनों से सूरज नहीं निकला। तापमान गिर रहा है। क्षितिज पर काले बादल जमा हो रहे हैं। बारिश आने वाली है। मैंने कहा, शायद बहुत जल्द। अगर हमारे पास छत नहीं हुई और लोग भीगकर बीमार पड़ गए तो? और अगर सूखा हुआ मांस भीग गया तो सड़ जाएगा। घर पहले बनाना जरूरी है। एग्नेस ने लंबे समय तक आसमान को देखा। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि बारिश होगी? मैंने सिर हिलाया। पूरा यकीन नहीं, लेकिन सारे संकेत उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। और चाहे बारिश आए या नहीं, सिर पर छत होना अब और नहीं टाला जा सकता। आखिरकार एग्नेस मान गई, लेकिन उसने साफ कह दिया कि जैसे ही घर बन जाएंगे, अगला काम मिट्टी के बर्तन बनाना होगा। और वह उन कटोरों तथा खाना पकाने वाले बर्तनों को भी चाहती थी जिनका मैंने जिक्र किया था। मैंने हंसकर कहा कि मैं पहले से ही उनके निर्माण के तरीकों के बारे में सोच रहा हूँ।
एग्नेस ने मुझे अपने पास खींचा और बोली, तो फिर इस घर के बारे में विस्तार से बताओ जिसकी तुम बार बार बात करते रहते हो। मैंने योजना सरल रखी। हमारा कबीला छोटा था, इसलिए शुरुआती घरों को न बड़ा होना था और न ही सुंदर। सबसे अच्छा विकल्प था ईंटें, मिट्टी से बनी ईंटें जिन्हें धूप में या आग के ऊपर सुखाया जाए, फिर उन्हें पत्थर की नींव पर रखकर दीवारें खड़ी की जाएं ताकि नमी अंदर न आए। कुछ भी भव्य नहीं, पहले आश्रय बाद में सुधार। सबसे कठिन काम था ईंटों के सांचे बनाना। हमारे पास चिकने लकड़ी के तख्ते नहीं थे और उन्हें बनाने के लिए ज़रूरी औजार भी नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कि सांचे भी मिट्टी के ही बनाए जाएं, आयताकार खोखले ढांचे जिन्हें पकाकर सख्त कर दिया जाए। मुझे पूरी तरह यकीन नहीं था कि यह तरीका कितनी अच्छी तरह काम करेगा, लेकिन मैं अगले दिन इसका परीक्षण करने वाला था। मैंने तुरंत काम शुरू कर दिया। एक सपाट पत्थर खोजा, जमीन से चिपचिपी मिट्टी निकाली, फिर उसे छोटे मछली वाले तालाब के पानी के साथ मिलाया। पत्थर के चाकू से मैंने मिट्टी का एक आयताकार टुकड़ा तराशा, उसके बीच का हिस्सा सावधानी से निकालकर उसे खोखला बनाया ताकि अंदर भी साफ आयताकार आकार बन जाए। फिर मैंने उसकी भीतरी दीवारों को जितना संभव हो सका चिकना किया। उसके बाद उसे आग के पास धीरे धीरे सुखाने के लिए रख दिया ताकि बाद में उसे आग में रखकर और सख्त किया जा सके। एग्नेस पूरे समय ध्यान से देखती रही। जब मैं समाप्त हुआ तो वह झुककर बोली, अब समझ गई, कल सब लोग मिलकर ऐसे सांचे बना सकेंगे। मैं मुस्कुराया। फिर मैंने उसे बताया कि सांचा बनाना और उससे वास्तव में अच्छी ईंटें बनाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं, और असली चुनौती तो अभी शुरू ही होने वाली थी। आगे जारी, वह कह रही थी कि सांचे बनाना और अच्छी ईंटें बनाना दो अलग अलग बातें हैं। इतना सुनते ही उसने फिर मेरे कान की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार मैं समय रहते पीछे हट गया। वह हंस पड़ी और बोली, तुम तो बंदर की तरह फुर्तीले हो गए हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे हाथ की पहुंच से दूर रहने का सबक मैं सीख चुका हूं। रात होते होते पूरा कबीला आराम करने चला गया। सोने से पहले मैं 10 ईंटों के सांचे बना चुका था। मैंने उन सभी को आग के पास रख दिया ताकि वे पूरी रात धीरे धीरे पककर सख्त हो जाएं। लकड़ी की ऊंची दीवारें आग की रोशनी को बाहर जाने से काफ़ी हद तक रोक रही थीं। इससे जंगली जानवर हमें साफ साफ नहीं देख पाते थे। मैं रस्सी की सीढ़ी चढ़कर दीवार के ऊपर पहुंचा और अंधेरे में झांकने लगा। कभी कभी दूर कहीं किसी जानवर की चमकती आंखें दिखाई दे जातीं। वे हमारी ओर नहीं आ रहे थे, ज्यादातर नदी की तरफ जा रहे थे। यह मेरे लिए पर्याप्त था। लिली तो लेटते ही सो गई थी। दिन भर की मेहनत ने उसे पूरी तरह थका दिया था। कुछ देर बाद आग में जलती लकड़ियों की चटकने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। वह बिना कुछ कहे मेरे पास आकर बैठ गई, फिर चुपचाप आग में लकड़ियां डालने में मेरी मदद करने लगी। आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर एक नर्म और गर्म चमक दिखाई दे रही थी। मैं उसे देखता रहा। वह अभी भी बहुत छोटी थी, और फिर भी यहाँ हर व्यक्ति अपनी उम्र से कहीं अधिक बोझ उठा रहा था। मैंने उससे कहा कि कल वह और बाकी लोग ईंटें बनाने का काम सीखेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही हमारे पास असली घर होंगे। ऐसे घर जिनकी छत बारिश को रोक सके, ऐसे घर जहां सर्द रातों में ठंड से बचा जा सके। लिली ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। कबीले का भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल लग रहा था, और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद हम सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, हम वास्तव में एक नई सभ्यता की नींव रख रहे थे। आगे जारी, मैंने लिली से कहा कि छोटे बच्चे हल्के काम संभाल सकते हैं। वे मांस भून सकते हैं, खरगोशों को खाना खिला सकते हैं और दूसरे छोटे मोटे काम कर सकते हैं। बाकी लोग निर्माण कार्य पर ध्यान देंगे। लिली मुस्कुराई और बोली, अब तुम मुझे भी आदेश देने लगे हो। तभी एग्नेस जाने कहाँ से आकर मेरे दूसरी ओर बैठ गई। मैंने उसे भी अगले दिन की योजना समझाई। वह गंभीरता से बोली, डाइने कोई घरेलू काम नहीं करती। मैंने जवाब दिया, हर किसी का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। एग्नेस ने आंखें घुमाईं। दार्शनिक बातें बंद करो और बताओ कि आखिर सोच क्या रहे हो। फिर उसने अचानक सीधा सवाल कर दिया, क्या तुम इस कबीले के नेता बनना चाहते हो? मैं उस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। मैंने तुरंत कहा, नहीं, सच में नहीं। वह ऐसे हंसी जैसे उसे मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास न हो। फिर बोली, ठीक है, कुछ और दिनों तक नेतृत्व करते रहो, फिर देखेंगे तुम्हें कैसा लगता है। मैंने पूछा, कुछ दिन मतलब कितने दिन? उसने कहा, बस कुछ दिन। मैंने फिर पूछा। इस बार उसने मेरे सिर पर हल्की सी चपत लगा दी। इतने सवाल मत पूछो। मैंने हार मान ली। सच कहूं तो उस समय मैं काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रहा था। आग की गर्मी थी, मांस सुखाने के लिए टंगा हुआ था। चारों ओर हमारी बनाई हुई दीवारें खड़ी थीं। लोग सुरक्षित सो रहे थे। अगर खाने में थोड़ा नमक, शायद थोड़ी काली मिर्च या लहसुन भी मिल जाता तो जीवन और बेहतर हो जाता। फिर अचानक मेरे मन में एक विचार आया।
नमक। जानवर लगातार नदी पर पानी पीने आते थे। क्या पता उस पानी में कुछ खनिज मौजूद हों। क्या पता उसमें नमक भी हो। ये जांचने लायक बात थी। नमक मिलने से कबीले की सेहत और भोजन संरक्षण दोनों पूरी तरह बदल सकते थे। एग्नेस ने देखा कि मैं फिर गहरी सोच में डूब गया हूँ। उसने फिर से मेरा कान पकड़ने की कोशिश की। इस बार मेरा सिर अपने आप पीछे हट गया, इससे पहले कि मैं समझ पाता कि हो क्या रहा है। वह हंस पड़ी। मैंने लिली से पूछा, तुम्हें पता है एग्नेस के कुछ दिन का मतलब क्या होता है? लिली ने सिर हिलाया। नहीं, शायद कुछ दिन। मैं निराश होकर बैठ गया। इन लोगों को संख्या और समय की समझ लगभग नहीं थी। एग्नेस को भी नहीं पता था कि कुछ दिन वास्तव में कितने दिन होते हैं। उसका मतलब बस इतना था कि हमेशा के लिए नहीं। एग्नेस आग पर सूखते मांस को देखने लगी। पिघलती चर्बी टपक रही थी और हल्का धुआं ऊपर उठ रहा था। उसने पूछा, सूखा हुआ मांस कितने समय तक टिकेगा? मैंने कहा, ठंड के मौसम में कई महीनों तक। उसे महीना क्या होता है यह नहीं पता था। उसे ये भी नहीं समझ आता था कि मौसम बदलते हैं और साल में ठंड का एक अलग समय आता है। वह बोली, मुझे सब समझाओ। वे सारे शब्द जो तुम बार बार बोलते हो और हम नहीं समझते। मैंने कहा, उन्हें समझाने में बहुत समय लगेगा। उसने कंधे उचकाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, शुरू करो। मैंने बहाना बनाया, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। बिना चेतावनी दिए उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मेरे छोटे शरीर के लिए उससे छूट पाना असंभव था। थोड़ा शर्मिंदा और पूरी तरह फंसा हुआ, मैंने बहस छोड़ दी। और फिर एक तरफ लिली बैठी थी, दूसरी तरफ एग्नेस मुझे पकड़े हुए थी। आग की चटकती आवाज के बीच मैंने समझाना शुरू किया, समय क्या होता है, ऋतुएं क्या होती हैं, सर्दी क्या होती है, महीने क्या होते हैं। एक एक नया शब्द। धीरे धीरे, जबकि पूरा शिविर सो रहा था। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अभी भी एग्नेस के सहारे टिका हुआ था। मैंने देखा कि पूरा कबीला हमारे आसपास बैठा भुना हुआ मांस खा रहा है। सब लोग हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी एग्नेस ने शरारत से मेरी नाक दबा दी। मैं झटके से जागा और बिना सोचे समझे बाहर भाग गया। मेरे पीछे जोरदार ठहाके गूंज उठे। जब मैं वापस लौटा तो मैंने घोषणा की, घरों के साथ साथ जो पहली चीजें बनाई जाएंगी उनमें से एक शौचालय भी होगा। सोने और खाने की जगह से दूर एक अलग स्थान जहां लोग शौच कर सकें। ब्रूनो ने तुरंत पूछा, शौचालय क्या होता है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, अभी मत पूछो, पहले उसे बन जाने दो, फिर समझ जाओगे। आगे जारी। ब्रूनो ने बताया कि वह और कुछ अन्य लोग सुबह सुबह ही नदी पर मछली पकड़ने वाले जाल देखने चले गए थे। जब मैं सो रहा था तब एग्नेस ने चुपचाप यह व्यवस्था कर दी थी। मैंने उसकी ओर देखा। उसने गर्व से अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने भी तुरंत नजरें हटा लीं। फिर मैंने एक लकड़ी की छड़ी से आग में रखे ईंटों के सांचे बाहर निकाले। वे अब अच्छी तरह सख्त हो चुके थे। उनका रंग गहरा पड़ गया था और वे इस्तेमाल करने लायक मजबूत बन गए थे। मैंने सबको इकट्ठा किया और हम नदी के पास पहुंचे। वहां की मिट्टी ईंट बनाने के लिए उपयुक्त थी और पानी भी पास में उपलब्ध था। हमने सबसे पहले जमीन साफ की, राख तैयार करने के लिए आग जलाई, फिर पत्थर की कुल्हाड़ियों और लकड़ी के डंडों की मदद से मिट्टी खोदी। उसमें से जड़ें और छोटे पत्थर निकाल दिए। इसके बाद मिट्टी को पानी में मिलाकर तब तक गूंथा गया जब तक वह एकसार और चिकनी न हो गई। अब सांचे इस्तेमाल करने का समय था। मिट्टी को सांचे में भरना, ऊपरी सतह को समतल करना, फिर सांचा उठाकर अगली ईंट बनाना। एक के बाद एक सुंदर, चौकोर और समान आकार की ईंटें बनने लगीं। सब ने ये तरीका बहुत जल्दी सीख लिया। 10 सांचे तुरंत लोगों ने अपने अपने काम के लिए ले लिए। मैंने काम बांट दिया। 15 लोग ईंट बनाने में लगे, 5 लोग मिट्टी खोदने और गूंथने में, 10 लोग सांचे भरने और ईंटें निकालने में। बाकी लोगों को लकड़ी काटने भेज दिया गया। मैंने ईंटों को सुखाने वाली जगह के ऊपर एक साधारण छप्पर भी बनवाया ताकि वे छाया में सूख सकें। नीचे छोटी आग जलाकर सुखाने की प्रक्रिया और तेज कर दी गई। चारों ओर काम करते लोगों को देखकर मुझे एक बात साफ समझ आ रही थी। हम बहुत कम थे, सिर्फ 28 लोगों के साथ हर काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैंने एग्नेस से पूछा, क्या आसपास और भी कबीले हैं? उसने कहा, हाँ। मैंने जवाब दिया, हमें और लोगों की जरूरत है। उसने तुरंत विरोध किया, दूसरे कबीलों के पास भी भोजन की समस्या है, और अगर हमारे पास पर्याप्त भोजन या ताकत नहीं हुई तो कोई हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। उल्टा हम मुसीबत को ही बुलाएंगे। मैंने साफ शब्दों में कहा, अगर कुछ नहीं बदला तो ये कबीला धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और एक दिन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। एग्नेस ने मेरे सिर पर हाथ मारने की कोशिश की। मैं बच गया। वह बोली, बकवास मत करो। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं नहीं जानता था। बहुत पहले, पिछली डायन के समय, उनका कबीला कहीं बड़ा और शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन किसी बड़ी आपदा ने उसे कई छोटे समूहों में बांट दिया था। वे समूह अलग अलग दिशाओं में बिखर गए थे। तब से उनकी संख्या लगातार घटती जा रही थी। ये सुनकर मेरा तर्क और भी मजबूत हो गया। मैंने कहा, इसीलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। दीवारें, घर, भट्ठी, भोजन भंडारण, सब कुछ, ताकि हमारा कबीला फिर से बड़ा और मजबूत बन सके।
इस बार एग्नेस के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर हिलाया। ठीक है, अपना काम जारी रखो। और फिर उसने जाते जाते मेरे सिर के पीछे हल्की चपत भी लगा दी। मैं पूरी तरह उलझन में पड़ गया। मैंने शिकायत की, एग्नेस तुम बहुत हिंसक हो। वह बस हंसी और वहां से चली गई। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। चलते चलते वह गहरे विचारों में खो गई थी। पहले भी कई बार उसने सोचा था कि अपने मूल कबीले से बिछड़े हुए दूसरे समूहों को ढूंढा जाए, या फिर किसी बड़े और शक्तिशाली कबीले में शामिल हो जाया जाए ताकि सबको बेहतर जीवन मिल सके। लेकिन वह हमेशा रुक जाती थी, क्योंकि ऐसा करने का मतलब था अपनी डायन की भूमिका छोड़ देना। अब ये पद उसे पहले जितना महत्वपूर्ण नहीं लगता था। अगर लोग सुरक्षित हों, अगर सबको भोजन मिल रहा हो, तो फिर उपाधि का क्या महत्व। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, समय आने पर वह अपनी भूमिका लिली को सौंप देगी। लिली की माँ भी उससे पहले यही पद संभाल चुकी थी, और लिली में वह समझदारी और बुद्धिमत्ता थी जो इस जिम्मेदारी के लिए चाहिए। उसके बाद एग्नेस स्वतंत्र हो जाएगी, एक सामान्य जीवन जीने के लिए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए। हालांकि उसके अपने मानदंड थे। उसके आसपास के अधिकांश पुरुष उन मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। लेकिन वह अजीब लड़का, जो खुद को विलियम कहता था, जो बार बार उसे चोरी छिपे देखता और फिर ऐसे दिखाता जैसे उसने कुछ किया ही न हो, वह अलग था, दिलचस्प था। कम से कम एग्नेस को ऐसा लगता था। बस एक समस्या थी, काश वह थोड़ा और बड़ा होता। आगे जारी। एग्नेस ने मुस्कुराते हुए खुद ही अपना सिर हिलाया। फिर उसकी नज़र लिली और कुछ छोटे बच्चों पर पड़ी। ईयर्स, रेड और मॉस नाम के बच्चे घायल हिरणों और बकरियों के पास बैठे थे। वे उन्हें घास खिला रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि वे जानवर अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। वे बच्चों से ऐसे सटकर खड़े थे जैसे बरसों पुराने साथी हों। विलियम ने कहा था कि जो भी जानवर जीवित बच जाए उसे मारना नहीं है, उन्हें खरगोशों की तरह पालना है, उनकी संख्या बढ़ानी है, ताकि भविष्य में भोजन का ऐसा स्रोत बन सके जो कभी खत्म ना हो। एग्नेस कुछ देर चुपचाप ये दृश्य देखती रही। फिर उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का हर चीज़ के बारे में सोच लेता है। मैंने कभी इन बातों के बारे में क्यों नहीं सोचा। उधर उसी समय व्यापारी और उसका व्यापारिक दल उस पुरानी गुफा तक पहुंच चुका था जहां कभी हमारा कबीला रहता था। अब वहां जंगली कुत्ता कबीले का कब्जा था। व्यापारी उस कबीले के नेता को जानता था। उसका नाम हम वेन मान लेते हैं। दोनों गुफा के बाहर मिले और एक दूसरे का अभिवादन किया। जंगली कुत्ता कबीला आम लोगों के साथ अक्सर रूखा और आक्रामक व्यवहार करता था, लेकिन व्यापारियों के साथ वे सावधान रहते थे। उन्हें पता था कि अगर व्यापारियों से दुश्मनी मोल ली तो ज़रूरी सामान मिलना बंद हो जाएगा। व्यापारी अपने साथ चमकदार पत्थर के चाकू और कुल्हाड़ियाँ लाए थे। मुलायम पशु चर्म भी थे, लेकिन सबसे मूल्यवान वस्तु थी नमक के पत्थर। बदले में वेन ने उन्हें खालें, जंगली फल, मांस और कुछ पौधों के बीज दिए। व्यापार के दौरान व्यापारी ने सहजता से पूछा, जो छोटा कबीला पहले इस गुफा में रहता था उसका क्या हुआ? वेन हंस पड़ा। वे यहाँ से चले गए। व्यापारी को उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। वह वेन की आदतें अच्छी तरह जानता था। उसे पूरा यकीन था कि उस छोटे कबीले को बलपूर्वक निकाल दिया गया था और उनका सामान भी छीन लिया गया था। लेकिन उसने अपनी शंका जाहिर नहीं की। हालांकि एक बात उसके मन में लगातार घूम रही थी, उस छोटे कबीले की डायन। एक बार उसने उसके चेहरे को बिना रंग रोगन के देखा था। गोरा रंग, साफ नैन नक्श, तेज और बुद्धिमान आंखें। वह सोच रहा था, वह अब कहाँ होगी? इधर हमारे शिविर में दिन समाप्त होने तक लगभग 7 से 8 हज़ार ईंटें बन चुकी थीं। शुरुआत में लोग धीरे काम कर रहे थे, लेकिन अनुभव बढ़ने के साथ उनकी गति भी बढ़ती गई। मैंने सबको ईंटें सावधानी से सुखाने वाले छप्पर के नीचे जमा करने को कहा। बीच में आग जल रही थी जिससे वे जल्दी सूख सकें। मेरी बनाई ईंटें सामान्य ईंटों से थोड़ी बड़ी थीं, लगभग 310 मिलीमीटर लंबी, 150 मिलीमीटर चौड़ी और 80 मिलीमीटर ऊंची। लगभग 50 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला 3 मीटर ऊंचा एक घर बनाने के लिए करीब 5000 ईंटों की आवश्यकता होती। अब हमारे पास निर्माण शुरू करने लायक सामग्री थी। दिन के दौरान मैंने एक और काम करवाया। नदी की ओर जाने वाले पशु मार्गों पर कई गड्ढे खुदवाए गए। उनके तल में नुकीले लकड़ी के खूंटे गाड़े गए। रात में कोई बड़ा जानवर उधर से गुजरेगा तो गड्ढे में गिरकर घायल हो जाएगा या मर जाएगा। शिकार किए बिना भोजन प्राप्त करने का यह एक सुरक्षित तरीका था। उसी दोपहर मैंने अकेले एक छोटी ईंटों की भट्टी भी बनाई। उसमें एक बार में लगभग 200 ईंटें पकाई जा सकती थीं। सूर्यास्त से पहले मैंने उसमें आग जला दी। सुबह परिणाम देखने का इरादा था। अगर ईंटें अच्छी तरह पक गईं तो और भट्टियां बनाई जाएंगी। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मुझे कोयले की ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसलिए आगे चलकर कोयला बनाने की भट्टी भी बनानी थी। मैं अपने दिमाग में एक एक चरण दोहराता रहा। ये बहुत कठिन नहीं था। मेरे पिछले जीवन में पढ़ी गई सर्वाइवल किताबें और देखे गए वीडियो अभी भी काम आ रहे थे। मिट्टी के बर्तन सुंदर नहीं बनने वाले थे, बस साधारण घड़े, कटोरे और बर्तन।
लेकिन कुछ न होने से यह कहीं बेहतर था। मैंने एक साधारण जल फिल्टर भी बनाया। एक खोखले पेड़ के तने के भीतर रेत और कोयला भर दिया गया। उससे छनकर निकलने वाला पानी अधिक साफ और गंधरहित था। मैंने सभी को निर्देश दिया कि अब से वही पानी पिएं। मुझे नहीं पता था कि नदी के ऊपरी हिस्से में क्या हो रहा है, और मैं ये बात किसी बीमारी के जरिए जानना भी नहीं चाहता था। शाम को ब्रूनो भुना हुआ मांस खाते हुए बोला, क्या अब ईंटें बनाना पूरा हो गया? मैंने सिर हिलाया। कल ईंटों का काम रोकेंगे। कल लकड़ी, रस्सी और छप्पर के लिए घास इकट्ठी करेंगे। घर बनाने के लिए उनकी भी जरूरत है। ब्रूनो संतुष्ट दिखाई दिया। तभी फोन, जो आमतौर पर बहुत कम बोलता था, पूछ बैठा, क्या घरों में सबके लिए पर्याप्त जगह होगी? आगे जारी। रात के समय मैंने देखा कि एग्नेस की हालत अचानक बिगड़ने लगी। अब उसे तेज बुखार था। उसका चेहरा लाल हो गया था। शरीर आग की तरह तप रहा था, लेकिन उसके हाथ और पैर बर्फ जैसे ठंडे थे। वह कांप रही थी और बार बार कह रही थी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं तुरंत उसके पास बैठ गया। उस समय मेरे मन में केवल एक ही विचार था, अगर एग्नेस को कुछ हो गया तो कबीले का मनोबल टूट जाएगा। वह अभी भी सबके लिए एक महत्वपूर्ण सहारा थी। मैंने उसे जितना हो सके गर्म रखने की कोशिश की। अतिरिक्त पशु खालें उसके ऊपर डाल दीं, आग में और लकड़ियां डालीं, लेकिन मुझे पता था कि यह पर्याप्त नहीं है। मेरे पुराने जीवन का ज्ञान कहता था कि उसे आराम, गर्माहट और साफ गर्म पानी की आवश्यकता है, और शायद कोई जड़ी बूटी भी, अगर यहाँ उपलब्ध हो। लेकिन इस दुनिया में मेरे पास न दवा थी, न डॉक्टर। मैं केवल वही कर सकता था जो उपलब्ध था। घर के बाकी लोग भी जाग गए थे। लिली चिंतित होकर एग्नेस के पास बैठी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसे शांत रहने को कहा, फिर सबको समझाया कि एग्नेस को आराम की जरूरत है। कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। सुबह होते ही मैं मिट्टी के बर्तन बनाने का काम तेज कर दूंगा। हमें ऐसे बर्तन चाहिए थे जिनमें पानी उबाल सकें। गर्म पानी, सूप और शोरबा बीमार लोगों के लिए बहुत उपयोगी होते। मैंने रात भर लगभग सोया नहीं। आग के पास बैठा एग्नेस की सांसें सुनता रहा। बीच बीच में उसके माथे को छूकर बुखार देखता। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन घर की मोटी ईंटों की दीवारें उसे काफी हद तक रोक रही थीं। ये देखकर मुझे संतोष हुआ। अगर हमने घर बनाने का फैसला कुछ दिन और टाल दिया होता तो शायद ये रात कहीं अधिक कठिन होती। आग धीरे धीरे जलती रही। लोग फिर से सो गए, लेकिन मैं जागता रहा। सुबह होने पर हमें बहुत कुछ करना था। एग्नेस का इलाज, मिट्टी के बर्तन, नई भट्टियां और पूरे कबीले का भविष्य। आगे जारी। लिली ने मुझे बताया कि एग्नेस ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। जो जड़ी बूटी वाला इलाज उसे दिया गया था, वह भी उसके पेट में नहीं टिक पाया। उसने सब उल्टी कर दिया। मैंने उसे घर के भीतर आग के गड्ढे के और करीब लिटवा दिया। फिर उसके ऊपर मोटी पशु खालें डाल दीं, लेकिन फिर भी उसका शरीर गर्म नहीं हो रहा था। मैंने एक चमड़े का टुकड़ा ठंडे पानी में भिगोया और उसके माथे पर रख दिया। मेरे दिमाग में यही एक उपाय आया। बचपन में जब मुझे तेज बुखार आता था, तब मेरे माता पिता भी ऐसा ही करते थे। मैंने बच्चों को उससे दूर रहने को कहा। अगर बीमारी छूटकी हुई तो पूरा कबीला खतरे में पड़ सकता था। लिली एग्नेस का हाथ पकड़े उसके पास बैठी रही। वह चुपचाप रो रही थी। कुछ देर बाद एग्नेस बड़बड़ाने लगी। टूटे फूटे शब्द, अधूरे वाक्य। मैं उसके पास झुककर सुनने लगा। वह बारिश की बात कर रही थी, किसी आदमी की बात जो एक पेड़ के नीचे खड़ा हंस रहा था। फिर अचानक गिर पड़ा। उसकी बातों का कोई सिर पैर समझ नहीं आ रहा था। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। एग्नेस पर नजर रखते हुए अचानक मुझे बाहर से भेड़ियों की हुआ सुनाई दी। मैंने अपना भाला उठाया और दीवारों के भीतर पूरे घेरे का निरीक्षण किया। पहली नज़र में सब सामान्य लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, इस बार कई दिशाओं से। मेरे अनुमान से 7 या 8 भेड़िए होंगे। मेरे मन में एक अजीब विचार आया, क्या ये वही भेड़िए हैं जो पिछली लड़ाई में बच निकले थे? क्या वे वापस लौटे हैं? मैंने दीवार के ऊपर से कुछ पत्थर फेंके। कुछ समय के लिए वे पीछे हट गए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर लौट आए। धीरे धीरे वे फाटक की दिशा में घूमने लगे। मैं एग्नेस के लिए फिर से पानी में भिगोया हुआ कपड़ा लेने जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र दीवार के ऊपर पड़ी। एक भेड़िए का सिर दीवार के किनारे दिखाई दिया। वह बाहर से उछलकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुरंत भाला उसकी ओर घोंपा। वह बच गया। फिर दोबारा ऊपर आया। इस बार मैंने भाले को बगल से घुमाया। नोक उसकी आंख के पास लगी। वह दर्द से चीखा और नीचे गिर गया। मैं वापस मुड़ा ही था कि पैरों के पास कुछ खुरचने की आवाज़ सुनाई दी। नीचे देखा तो एक भेड़िए का सिर मिट्टी से बाहर निकल रहा था। वह दीवार के नीचे सुरंग बनाकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने सुरंग खोद ली थी। मैंने बिना देर किए भला उसके सिर के ऊपर से नीचे उतार दिया। वह तुरंत वहीं ढेर हो गया। मैं दौड़ते हुए पूरी दीवार का चक्कर लगाने लगा।
कुछ दूर एक और सुरंग मिली। उसमें दूसरा भेड़िया आधा अंदर घुस चुका था। उसका शरीर गड्ढे में फंसा हुआ था। मैंने भाला सीधा उसकी तरफ धकेल दिया। इस बार भी वह बच नहीं पाया। फिर मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर ब्रूनो और फोन को बुलाया। दोनों आधी नींद में बाहर भागे, लेकिन दृश्य देखकर वहीं जम गए। मैं गरजा, खड़े मत रहो, भाले उठाओ। मेरी आवाज सुनकर बाकी लोग भी जाग गए। महिलाएं बाहर दौड़ीं। सुरंगें देखकर वे घबरा गईं, लेकिन तुरंत हथियार उठा लिए और दीवारों के किनारे फैल गईं। अगले 1 घंटे में 3 और भेड़ियों ने सुरंगों से घुसने की कोशिश की। हर बार उनका स्वागत भालों से हुआ। आखिरकार बाकी झुंड ने हार मान ली। वे पीछे हट गए। हम सब सूर्योदय तक पहरा देते रहे। कुल 5 भेड़िए मारे गए। 2 मैंने अकेले अंधेरे में मारे थे। बाकी 3 पूरे समूह ने मिलकर खत्म किए। जब सुबह की रोशनी फैली तो हर कोई थका हुआ था, घबराया हुआ भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई घायल नहीं हुआ था। लोग एक एक करके मेरे पास आए। सबने धन्यवाद कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन एक बात सोच रहा था। अगर मैं एग्नेस की वजह से जाग नहीं रहा होता, अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह सो गया होता, तो जब भेड़िए सुरंगों से अंदर घुसते पूरा कबीला गहरी नींद में होता। शायद हम में से कोई भी सुबह नहीं देख पाता। हमने तुरंत सभी सुरंगें भर दीं, दीवारों की नींव के आसपास की मिट्टी को कसकर दबाया। फिर मैं वापस घर के भीतर गया, एग्नेस की हालत देखने। वह कभी होश में आती, कभी फिर बेहोशी जैसी अवस्था में चली जाती। उसने मेरी उंगलियों को कमजोर पकड़ से थाम रखा था। धीरे धीरे उसने फुसफुसा कर कहा, मैं मरना नहीं चाहती। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे अभी बच्चे भी नहीं हुए, तेज बुखार और आधी बेहोशी में भी। यही बात उसके दिल में सबसे गहराई से बैठी हुई थी। आगे जारी, यही बात उसके मन में सबसे गहराई से चल रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम नहीं मरोगी, तुम लंबी उम्र तक जियोगी, और जितने बच्चे चाहो उतने होंगे। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं ठीक हो गई तो मैं डायन की जिम्मेदारी लिली को दे दूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब हमें किसी डायन की जरूरत नहीं है, हमारे पास मैं हूं। इतना सुनते ही उसमें थोड़ी जान लौट आई। उसने हाथ उठाकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया और अपने गाल से लगा लिया। फिर मैंने कहा, तुम्हें डायन कहना अच्छा नहीं लगता, ये शब्द तुम्हें बुरा दिखाता है, जबकि तुम अभी जवान हो और जंगल में खिलने वाले किसी भी फूल से ज्यादा सुंदर हो। मैंने मजाक में कहा, डायन की जगह तुम्हें सुंदर डायन कहना चाहिए। उसका चेहरा, जो पहले ही बुखार से लाल था, और लाल हो गया। वह हंसना चाहती थी, लेकिन हंसी की जगह खांसी निकल गई। मैं तुरंत हरकत में आया, उसे करवट दिलाई और उसकी पीठ पर धीरे धीरे थपथपाने लगा। कुछ देर बाद उसकी सांसें थोड़ी सामान्य हुईं। फिर उसने धीमे से पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल, सबसे सुंदर। वह मुस्कुराई। फिर उसने मुझे कबीले की पुरानी परंपराओं के बारे में बताना शुरू किया। डायन की भूमिका, उसकी जिम्मेदारियां, पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा। इसी बातचीत के दौरान मुझे उसका असली नाम पता चला। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें मैं कहकर बुलाना चाहिए, डायन नहीं। उसने कुछ क्षण सोचा, फिर बोली, नहीं, मुझे डायन ही पसंद है। मैंने और बहस नहीं की। मैंने उसके सोने की जगह के चारों ओर भेड़ियों की खाल का तंबू लगा दिया, ताकि दरवाजे और खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा उस तक न पहुंचे। फिर उसके बिस्तर के नीचे एक मिट्टी के बर्तन में जलते हुए कोयले रख दिए, ताकि आसपास का हिस्सा गर्म बना रहे। उसके बाद लिली और मैंने मिलकर उसके भीगे हुए कपड़े बदलने की कोशिश की। बुखार की वजह से उसके कपड़े पूरी तरह पसीने से तर हो चुके थे, लेकिन मैंने मेरा हाथ रोक लिया और बोली, मुझे बिना इसके ज्यादा आराम मिल रहा है। तंबू के भीतर केवल मैं और लिली ही थे। मैंने बहस नहीं की, बस नजरें दूसरी तरफ कर लीं। मेरा ध्यान सिर्फ उसकी हालत पर था। अगर वह लगातार इतना पसीना बहाती रही तो उसके शरीर में पानी की कमी हो सकती थी। मैंने एक चमड़े का टुकड़ा गर्म पानी से हल्का गर्म किया, फिर उससे उसके शरीर को धीरे धीरे साफ करने लगा। गर्दन, माथा, पीठ, बाहों के नीचे का हिस्सा और वे स्थान जहां त्वचा के नीचे रक्त का प्रवाह अधिक होता है। ये काम धीरे धीरे करना पड़ा। काफी समय लग गया, इतना कि अंत में मैं खुद पसीने से भीग गया, लेकिन उसका शरीर पहले से थोड़ा ठंडा महसूस होने लगा। कम से कम यह उपाय कुछ मदद कर रहा था। अब सबसे बड़ी समस्या सामने थी। उसे पानी चाहिए था, लेकिन वह लगभग बेहोश थी। लिली एक पत्ते के बने प्याले में गर्म पानी लेकर आए। मैंने पानी उसके होंठों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ बंद रहे। मैंने बहुत सावधानी से उसके मुंह को थोड़ा खोला, कुछ बूंदें अंदर डालीं, लेकिन वह निगल नहीं पाए। पानी वापस बाहर निकल आया। मैं और लिली एक दूसरे को देखने लगे।
हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने खुद थोड़ा पानी मुंह में लिया, फिर बहुत सावधानी से उसके मुंह तक पहुंचाया, इस तरह कि वह पानी उसके मुंह में जा सके। कुछ प्रयासों के बाद उसका निगलने का स्वाभाविक प्रतिवर्त सक्रिय हुआ। इस बार उसने पानी निगल लिया। लिली की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये काम कर गया, वह उत्साहित होकर बोली। मैंने कहा, और पानी लाओ। वह तुरंत बाहर भागी, फिर लौट आई और हम ये प्रक्रिया बार बार दोहराते रहे। थोड़ा थोड़ा पानी, धीरे धीरे, पूरी रात, हर बार यह सुनिश्चित करते हुए कि वह निगल सके। रात लंबी थी, लेकिन हम रुकते नहीं थे। जब सुबह की हल्की रोशनी दरवाजे की दरारों से भीतर आने लगी, तब तक हम पूरी रात उसकी देखभाल में बिताकर थक चुके थे। आगे जारी, मे की हालत स्थिर हो गई थी। वह अभी ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अब उसकी स्थिति संभली हुई थी। आगे क्या होगा, यह उसकी अपनी ताकत पर निर्भर था। मैं दीवार से टिककर बैठ गया, पूरी तरह थका हुआ, और गर्म तंबू में उसे शांत सांस लेते हुए देखता रहा। सुबह होने पर भी मे की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। मैंने बेबसी से सबकी ओर देखा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इस कबीले में जब कोई बीमार पड़ता था तो लोग चुड़ैल के पास जाते थे। अब चुड़ैल ही बीमार थी। लिली सुबह सुबह ब्रूनो, फोंग और थॉर्न के साथ जंगली अदरक ढूंढने निकल गई थी। उसने बताया कि मैं हमेशा बीमारी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। मैंने बाकी सभी को वापस काम पर भेज दिया। मुख्य घर के बगल में एक दूसरा छोटा कमरा बनाना था। बीमार लोगों को आराम और अलगाव की ज़रूरत होती है ताकि वे ठीक हो सकें और बीमारी दूसरों में न फैले। मैंने एक दिन से भी ज़्यादा समय से कुछ नहीं खाया था। वह उस बिस्तर पर लेटी थी जिसे मैंने ईंटों और लकड़ी के खंभों से बनाया था। बिस्तर ज़मीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊंचा था ताकि उसे मिट्टी की ठंडक और नमी से बचाया जा सके। ऊपर सूखी घास बिछी थी और उसके ऊपर जानवरों की खाल डाली गई थी। बिस्तर के नीचे जलते हुए कोयलों का एक बर्तन रखा था जिससे उसके आसपास का तंबू गर्म बना रहे। वह शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वह संघर्ष कर रही थी। मैंने 2 बच्चों, मॉस और एक छोटी लड़की जिसे मैं पेबल कहूँगा, को मे की देखभाल के लिए छोड़ दिया और खुद मिट्टी के बर्तनों की भट्टी देखने चला गया। पिछली रात मैंने मिट्टी के कटोरे, घड़े और एक खाना पकाने का बर्तन पहली बार पकाने के लिए भट्टी में रखे थे। भट्टी लगभग 5 घंटे से जल रही थी। 2 महिलाएं, सैंडी और तारा, सुबह से उसकी देखभाल कर रही थीं। वे लगातार कोयला डाल रही थीं और दौड़कनी चला रही थीं। जब मैं वहां पहुंचा तो दोनों सिर से पैर तक राख से काली हो चुकी थीं और पसीने से भीगी हुई थीं। उन्हें इतना कठिन काम करवाने पर मुझे थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। मैंने भट्टी की दीवार में बने निरीक्षण छेद से अंदर झांका, फिर उनसे कहा कि आग को धीरे धीरे बुझने दें और भट्टी को ठंडा होने का इंतजार करें। रात को हम इसे खोलेंगे और परिणाम देखेंगे। सैंडी ने बताया कि उन्होंने पहले अंदर से कुछ आवाज़ें सुनी थीं, जैसे कुछ टूट रहा हो। संभवतः असमान गर्मी के कारण कुछ बर्तन या बर्तन के टुकड़े फट गए होंगे। मैं मुस्कुराया और उन्हें चिंता न करने को कहा, फिर उन्हें नदी पर जाकर नहाने भेज दिया। मैं अभी भट्टी के पास ही खड़ा था कि मॉस दौड़ता हुआ मेरे पास आया। लिली वापस आ गई थी। मैं तुरंत घर की ओर गया। लिली जंगली अदरक का एक बड़ा गट्ठर लेकर लौटी थी। उसके साथ डैंडेलियन और जंगली गुलदाउदी के फूल भी थे। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। जंगली अदरक का उपयोग सर्दी, खांसी और बुखार में किया जा सकता था। डैंडेलियन और गुलदाउदी को गर्म पानी में भिगोकर पीना भी फायदेमंद होता है। मुझे झुंझलाहट हुई। अगर मैंने मिट्टी के बर्तन पहले बना लिए होते तो हमारे पास कई दिन पहले से गर्म पानी उपलब्ध होता। मैंने लिली से पूछा कि कबीला सामान्यतः इन पौधों का उपयोग कैसे करता है। उसने कहा, इन्हें कुचलकर सीधे उनका रस पी लेते हैं। मैंने उसे वैसा ही करने को कहा और मे की देखभाल की जिम्मेदारी उसे सौंप दी, जबकि मैं नए कमरे का निरीक्षण करने चला गया। दूसरा घर छोटा था, लगभग 20 वर्ग मीटर का। उसमें एक खिड़की थी और दीवार में बना एक सही ढंग का अग्निकुंड था, जिसकी ईंटों की चिमनी छत के ऊपर तक जाती थी। मैंने पहले ही इस अग्निकुंड का एक छोटा मॉडल बनाकर दिखाया था और निर्माण करने वालों ने उसे अच्छी तरह से अपनाया था। एक अग्निकुंड खुले चूल्हे से कहीं बेहतर होता है, गर्मी देता है, कमरे को धुएं से नहीं भरता और उसके ऊपर खाना भी पकाया जा सकता है।